इंडियन स्टेट और इंडियन रिपब्लिक में क्या है फर्क? लेकिन गोदी मीडिया को राहुल को बदनाम करने से फुर्सत नहीं। क्या राहुल की तरह जेपी को भी देश तोड़ कहेंगे जेपी नड्डा? हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ईश्वरपाल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है एक नया वीडियो जिसमें हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में, तथा कथित मुख्य धारा की पत्रकारिता का बदहाल देखते हुए गोदी मीडिया के न्यूज चैनल के एंकर्स का इंडियन स्टेट और इंडियन रिपब्लिक में फर्क न कर पाना क्या उनका एजेंडा है या उनके मानसिक दिवालियेपन का सबूत? लेकिन मजेदार बात यह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी इसी लाइन पर चलना, यानी यह फर्क न समझना, एक चिंता की बात है। उनको यह बताना चाहिए कि अगर चुनाव आयोग समेत कई संवैधानिक संस्थाओं और एजेंसियों के पक्षपात के व्यापक संदर्भ में दिया गया इंडियन स्टेट के संघर्ष का राहुल गांधी का बयान देश तोड़ने वाला है, तो फिर इमरजेंसी लगने से पहले भारत की सेना और पुलिस से इंदिरा सरकार के आदेश को न मानने का आह्वान करने वाला जयप्रकाश नारायण अर्थात जेपी का बयान क्या था? क्या जेपी नड्डा राहुल गांधी की तरह जेपी को भी देश तोड़ने वाला कहेंगे? राहुल गांधी ने 15 जनवरी को कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के समारोह में देश के हालत पर गंभीर विश्लेषण पेश किया था। उन्होंने कहा था कि 15 अगस्त 1947 को सच्ची आजादी मिलने से इनकार करके आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने देशद्रोह जैसा काम किया है। किसी और देश में अगर इस तरह का बयान दिया गया होता तो उन्हें कब का जेल में डाल दिया गया होता। उन्होंने आरोप लगाया था कि आरएसएस ने देश की लगभग हर संस्था पर कब्जा कर लिया है। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव के बीच 1 करोड़ मतदाताओं के बढ़ने को लेकर चुनाव आयोग की चुप्पी का सवाल भी उठाते हुए कहा कि हम सिर्फ बीजेपी नामक राजनीतिक संगठन और आरएसएस से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से लड़ रहे हैं। लेकिन लोकतंत्र पर छाए संकट के राहुल गांधी के विश्लेषण का जवाब देने के बजाय बीजेपी इंडियन स्टेट से संघर्ष की उनकी बात को लेकर ले उड़ी और राहुल गांधी को देश तोड़क बताने में जुट गई। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि खुद राहुल गांधी ने यह घिनौना सच सबके सामने उजागर कर दिया है कि वह भारत को तोड़ने और समाज को विभाजित करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। यानी जेपी नड्डा की नजर में इंडियन स्टेट और इंडियन रिपब्लिक में कोई फर्क नहीं है। भारत सरकार के खिलाफ बोलना भारत के खिलाफ बोलना है, उनका कहना यह है। आश्चर्य नहीं कि तमाम न्यूज चैनलों ने इसी लाइन पर कांग्रेस विरोधी माहौल बनाने में खुद को झोंक दिया। राहुल गांधी के उठाए तमाम गंभीर सवालों पर चर्चा के लिए उनके पास कोई समय नहीं था। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बचपन जिस पटना में बीता है वह कभी इमरजेंसी के खिलाफ जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में चले संपूर्ण क्रांति आंदोलन का केंद्र था। जेपी नड्डा जवानी की दहलीज पर ही आरएसएस के छात्र संगठन एबीवीपी से जुड़ गए थे। उन्हें निश्चित ही पता होगा कि इस आंदोलन के शीर्ष नेतृत्व ने किस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था। इसके बावजूद इंदिरा गांधी ने किसी की भारत निष्ठा पर संदेह नहीं जताया था। बीते वर्ष जुलाई में केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करके 25 जून को हर साल संविधान हत्या दिवस के तौर पर मनाने का ऐलान किया था। यह इमरजेंसी के जरिए कांग्रेस पर लगातार किए जाने वाले बीजेपी के वार को नई धार देना था। लेकिन जेपी नड्डा का बयान जिस कसौटी पर है वह तो इमरजेंसी को एक तरह से अनिवार्य बता रहा है, जो देश को तोड़ने से बचाने के लिए लगाई गई थी। राहुल गांधी अगर देश तोड़क हैं तो जेपी का दर्जा उनसे एक स्तर आगे निकल जाता है। इंदिरा गांधी की सरकार ने 25 जून 1975 की आधी रात को देश में आपातकाल लगाने की घोषणा की थी।
लेकिन दिन में क्या हुआ था यह बात बढ़ा दी जाती है। उस शाम दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्ष की एक बड़ी रैली हुई थी। इसे मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी और चंद्रशेखर जैसे बड़े नेताओं ने संबोधित किया था। जयप्रकाश नारायण ने इस रैली में इंदिरा गांधी से कुर्सी छोड़ने की मांग करते हुए सेना और पुलिस को आह्वान किया था कि वह सरकार के आदेश को नहीं माने। सेना और पुलिस इंडियन स्टेट का अहम अंग है। अगर इंडियन स्टेट के खिलाफ संघर्ष की बात करना देश तोड़ना है, तो जेपी भी इसके अपराधी सिद्ध होंगे। वैसे यह कोई एक मामला नहीं था। महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर शुरू हुए आंदोलन के तहत 1974 में जो रेल हड़ताल हुई थी, वह भी इंडियन स्टेट के खिलाफ युद्ध की घोषणा थी। रेल हड़ताल का नेतृत्व करने वाले उस दौर के फायर ब्रांड समाजवादी नेता जॉर्ज फर्नांडिस ने दलील दी थी कि रेल से कोयले की ढुलाई रुक जाएगी तो सारे बिजली घर बंद हो जाएंगे। इसका नतीजा ये होगा कि सारे उद्योग धंधे ठप पड़ जाएंगे, खाद्य पदार्थों की ढुलाई भी रुक जाएगी, देश भूखा रहेगा और इंदिरा गांधी सरकार का पतन हो जाएगा। यही नहीं, सीबीआई ने जॉर्ज फर्नांडिस और उनके इशारों और उनके साथियों पर सरकारी प्रतिष्ठानों और रेल पटरियों को उड़ाने के लिए डायनामाइट की तस्करी का भी आरोप लगाया था। यह बड़ौदा डायनामाइट कांड के नाम से मशहूर है, इतिहास में दर्ज है। इस कांड में शामिल लोगों पर राज्य के खिलाफ युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया गया था, लेकिन किसी ने यह नहीं कहा था कि इन्होंने देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा था। यह भी याद रखना चाहिए कि 1975 की शुरुआत में रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा की टाइम बम से हत्या कर दी गई थी। यह देश में किसी कैबिनेट मंत्री की पहली हत्या थी। तो जाहिर है उस दौर में इंडियन स्टेट और इंडियन रिपब्लिक का फर्क राजनीति के हर विद्यार्थी और पत्रकारों को पता था। यही वजह है कि किसी राष्ट्रवादी ने जेपी के नेतृत्व और मंशा पर सवाल नहीं उठाए थे और जॉर्ज फर्नांडिस की हथकड़ी लगी तस्वीरें 1977 के चुनाव में प्रचार के लिए इस्तेमाल की गई थी। आरएसएस के बनाए राजनीतिक दल जनसंघ ने जनता पार्टी में अपना विलय कर लिया और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी जनता पार्टी सरकार में जनसंघ कोटे से अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। साथ ही जेल में रहकर चुनाव जीतने वाले डायनामाइट कांड के आरोपी जॉर्ज फर्नांडिस भी कैबिनेट में मंत्री बने थे। लेकिन जेपी नड्डा की नजर में इंडियन स्टेट से लड़ने की बात राहुल गांधी के इकोसिस्टम के अर्बन नक्सल और डीप स्टेट के साथ घनिष्ठ संबंध उजागर करता है, जो भारत को अपमानित और बदनाम करना चाहते हैं। ये आरोप बेहद गंभीर है, खास तौर पर तब जब राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष भी हैं। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अगर सचमुच गंभीर हैं, तो उन्हें राहुल गांधी से पहले जेपी को देश तोड़क कहना चाहिए और संपूर्ण क्रांति आंदोलन में भागीदारी के लिए माफी मांगनी चाहिए।